स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। रख लीजिए जो बात हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि किसी भी दिन अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू हो सकती है। किसी भी दिन रात को, देर रात, सुबह सुबह आपको यह खबर मिल सकती है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी की है। ईरान का कहना यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो उसके बेसेस हैं गल्फ नेशंस के अंदर और इजराइल के अंदर, वहां जबरदस्त तैयारी कर रहा है, असलहे जमा कर रहा है, सैनिक जमा कर रहा है और इजराइल भी इस तैयारी में लगा है। इसलिए उम्मीद यह की जा रही है, जिसको ब्लिस्करिंग कहते हैं यानी अचानक हमला करना कहते हैं, यह हमला कभी भी हो सकता है और इस हमले में इस बार इजराइल शामिल होगा। नतीजा यह होगा कि यह जंग पूरी खाड़ी में लड़ी जाएगी। न केवल खाड़ी मुल्कों पर ईरान पलटकर हमला करेगा बल्कि इजराइल पर भी हमला करेगा और यह एक एंडलेस या जैसा आप कहना चाहें फॉरएवर वॉर में तब्दील होगी, जिसमें जंग रोकना बेहद बेहद मुश्किल हो जाएगा। ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक लगातार शोर हो रहा था कि मुस्तफा अली खामनेई की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से बात करने के हालत में नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद अचानक अपडेट आती है कि न केवल वो पजेश्कियन के साथ एक लंबी मुलाकात करते हैं बल्कि आईआरजीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं ईरान की जो मेन आर्मी है, उसके अंदर वो बहुत बड़े चेंजेस करते हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये किया गया है कि मेजर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। अब देखिए जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो सिर्फ एक बात कह रहा है कि ये ज्यादा कट्टरपंथी लोग हैं, लेकिन मेजर जनरल अहमद वाहिदी के बारे में कुछ चीजें जान लेना बेहद जरूरी है। कुछ फोर्स के वो कमांडर रहे हैं। कुछ फोर्स आप जानते हैं ईरानी आर्मी की सबसे एलीट फोर्स है और जो विदेशों में आईआरजीसी की कार्रवाई होती है, ईरान के बाहर जो आईआरजीसी कार्रवाई करती है, उसको देखती है कुछ फोर्स जिसके वो लीडर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल हालात की उनको बहुत कायदे से जानकारी है। इसके अलावा वो मुस्तफा अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। तो ये समझा जा रहा है कि मुस्तफा अली खामनेई आईआरजीसी के ऊपर जो अपनी पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान आर्म फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। यानी आप देखिए आईआरजीसी और ईरान की जो आर्म फोर्स है, ईरान की जो आर्मी है, दोनों की लीडरशिप बदली गई है। अब अगर आप देखेंगे तो अली अब्दुल्लाही जो है वो खत्म अल अनाबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ रह चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो आईआरजीसी, आर्मी और अलग अलग जो संगठन हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम किया है। इसके अलावा रियर एडमिरल अली आजमाई को आईआरजीसी की नौसेना का कमांडर बनाया गया है। आईआरजीसी की जो नेवी थी उसके कमांडर की हत्या हो गई थी, जंग के दौरान उनको मार दिया गया था, तब से वो पद खाली था। वहां पर रियर एडमिरल अली आजमाई को बैठाया गया है। क्यूमर्स हैदरी और मुस्तफा इजादी को सेना और आईआरजीसी के कमान में नंबर 2 की पोजीशन दी गई है। आर्मी में जो सेकंड इन कमांड बनाया गया है वो हैदरी साहब को बनाया गया है और आईआरजीसी में जो सेकंड इन कमांड बनाया गया है वो मुस्तफा इजादी को बनाया गया है। जाहिर तौर पर ये सारे लोग, ऐसा बताया गया है कि ये सारे लोग हार्डलाइनर्स हैं, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन का जो रिलीजियस वाला मामला है उसके बेहद करीब है और साथ में बेहद अनुभवी लोग हैं। इन लोगों को रखा इसीलिए गया है, इन लोगों को चेंज इसीलिए किया गया है कि ईरान की आर्मी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जो हो रहा है जिसकी वजह से ये वॉर इमिनेंट दिखाई दे रहा है कि कभी भी हो सकता है, वो समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। अब देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजें इस बात से समझ में आती हैं कि अमेरिका का शेयर मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं या घट रही हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के लगातार बढ़ने की दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा है। यह कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते यहां से सिर्फ
6 जहाज गुजरे हैं। यानी ईरान की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे पकड़ जबरदस्त अभी भी बनी हुई है और अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो भी बना हुआ है। दोनों का असर ये हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रैक्टिकली पूरी तरह से बंद है। तो जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो ऑयल सप्लाई कम होगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे जंग का अंदेशा बढ़ता जाएगा ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी और पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि समझौता होने की उम्मीद कम हो रही है और जंग का अंदेशा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, आज तारीख है 11 अगस्त। अगर पहले आप हमारा वीडियो देखते रहे हैं तो आपने ये बात नोट की होगी कि हमने कहा था कि ओमान और ईरान के समझौते को लेकर जो बेहद एक्साइटेड है दुनिया की, बस ये समझौता हुआ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली और सब कुछ चलने लगेगा, ये बेकार की बात है। पहली बात तो ये समझौता अभी तक हुआ नहीं है, जिसको 24 घंटे में होने की बात कही जा रही थी। कई दिन हो गए, हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक समझौता फाइनल नहीं हुआ है। ईरान यही कह रहा है कि समझौता फाइनल स्टेज में है। आप जानते हैं कि इस समझौते में ऊपर वाला जो रास्ता है वो ईरान के कंट्रोल में, नीचे वाला रास्ता ओमान के कंट्रोल में। टोल लगाने की बात है और साथ में ओमान के कंट्रोल वाले एरिया में से भी जहाज गुजरने पर ईरान से कंफर्मेशन लेना जरूरी। ये सारी बातें आई हैं, लेकिन फाइनल क्या होगा जब समझौता हमारे सामने आएगा तब हम देख पाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, पहली बात तो ये समझौता नहीं हुआ, इसलिए नहीं खुल रहा। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया था कि ईरान का बहुत साफ कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो शर्तें अमेरिका ने मानी थी वो शर्तें पूरी होंगी तभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। वो शर्तें क्या थी मैंने बहुत डिटेल में कई बार आपको बताया है। सारे मोर्चों पर लड़ाई बंद करना, ईरान का जो पैसा फंसा हुआ है, जो फ्रीज एसेट है, वो फ्रीज एसेट खोलना, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाना और ईरान के लिए मुआवजा। ये 4 चीजें थी। इनके अलावा भी कुछ चीजें थी, आपको अच्छी तरह से याद होंगी। हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ईरान ने कहा कि हमें मुआवजा चाहिए, जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। अच्छा, मुआवजा देने का मतलब ही यह हो जाएगा कि अमेरिका ने हार मान ली। दुनिया का इतिहास गवाह है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, मुआवजा कौन देता है? हारने वाला मुआवजा देता है। अगर आप किसी से मुकदमा लड़ रहे हैं तो मुआवजा किसके ऊपर लगेगा? आप हारेंगे तो आपके ऊपर लगेगा, दूसरा वाला हारेगा तो उसके ऊपर लगेगा। तो मुआवजा देने का मतलब यह था कि ट्रंप अपनी हार को पूरी तरह से मान ले। अगर मुआवजे वाली शर्त पे ट्रंप सहमत हो जाता तो फिर ट्रंप के पास अपनी जीत बताने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। तो जाहिर है कि यह वाली शर्त मानना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल काम है। यह शर्त मानने का मतलब है कि वो दुनिया के सामने यह तस्लीम कर ले कि उसने ईरान से जंग में हार खाई है। तो ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हमारा भी बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे बेसिस का नुकसान हुआ है, तो ईरान को मुआवजा देना पड़ेगा। ईरान के मुआवजा देने का मतलब ईरान का हार मानना, जो कि इम्पॉसिबल है। ईरान किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा और हकीकत भी यही है कि इस पूरी जंग में ईरान की हार किसी तरह से नहीं हुई है। तो ट्रंप की जो यह शर्त है कि ईरान मुआवजा दे, यह शर्त ही अपने आप में बताती है कि ट्रंप इस बात को समझ गया है कि किसी तरह का कोई समझौता तब तक नहीं होगा जब तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तें हम नहीं मानेंगे। वैसे ट्रंप की कहीं नहीं चल रही है। गजा के अंदर हमास और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने कहा कि हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इजराइल शर्त के मुताबिक, जो सीज फायर हुआ था उसमें जो शर्तें तय हुई थी उसके मुताबिक अपनी आर्मी को वहां से हटा ले। अब इजराइल कह रहा है कि हम अपनी आर्मी तब हटाएंगे जब गजा में हमास और बाकी सब हथियार डालने। क्या गारंटी है कि हटाएगा? अमेरिका बहुत खुश हो रहा था जब नेतन्याहू गया था, तो ट्रंप का बयान आया था कि इजराइल से जो बातें हुई हैं उससे हम बहुत खुश हैं, वो अपनी आर्मी हटा लेगा। लेकिन इजराइल अपनी आर्मी नहीं हटा रहा। ट्रंप की इजराइल के ऊपर कुछ नहीं चल रही, नेतन्याहू के ऊपर कुछ नहीं चल रही। जैसे जो बाइडेन बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन चलती वलती कुछ नहीं थी, वैसे ही साफ दिख रहा है कि ट्रंप की इजराइल के ऊपर कुछ नहीं चलनी है। नेतन्याहू बयान दे रहा है कि मेरे जीते जी फलस्तीन स्टेट नहीं बन सकता, मैं वहां से अपनी आर्मी नहीं हटाऊंगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि आर्मी हटेगी और वहां पर यह शुरू होगा, वो शुरू होगा। तो जो गजा पीस प्लान था वो भी नहीं चल रहा। लेबनान की हालत यह है कि खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने कहा था कि मैं
सीधी बात करना चाहता हूं हिजबुल्लाह से, यानी अमेरिका हिजबुल्लाह से सीधी बात करना चाहता है, लेकिन वो बात पॉसिबल नहीं हुई। क्यों नहीं पॉसिबल हुई? लेबनान की गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया, हिजबुल्लाह ने मना कर दिया, या इजराइल ने टांग अड़ा दी, ये बात किसी को नहीं पता है। तो चल कहीं नहीं रही है। ईरान पे चलना तो दूर की बात है, लेबनान में भी नहीं चल रही है, गजा में भी नहीं चल रही है, और कहीं नहीं चल रही है ट्रंप अमेरिका के इतिहास का सबसे नाकारा राष्ट्रपति साबित हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे नाकारा प्रेसिडेंट शायद ही कोई अमेरिका की तारीख में हुआ हो। अब आप अगर देखेंगे तो पहले ट्रंप जो है सबसे ज्यादा किसकी बात कर रहा था? एटॉमिक वाले की बात कर रहा था, उसी पर ज्यादा फोकस था कि ईरान किसी भी हालत में एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। यही वजह थी कि वो पूरा खेल खेला गया, जिसके बारे में मैंने पहले डिटेल में बताया। टीसीएन पे जो वीडियो किया है उसमें बहुत डिटेल में बताया। वो खेल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ईरान एटॉमिक बम बना रहा है ताकि बातचीत को डिरेल किया जा सके, ताकि दुनिया भर में यह हल्ला हो कि इस मामले पर, एटॉमिक वाले मामले पर ईरान धोखा कर रहा है।